लेट्स माई कॉर्पोरेट दुनिया के साथ मैं प्रदक्षिणा। हम बात करेंगे बिजनेस की चालों की, मार्केट की धड़कनों और कंपनियों की उड़ानों की। कॉर्पोरेट दुनिया, बाजार का वो हर पहलू जिसे जानना जरूरी है। नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहाँ बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। लेट्स मेक कॉर्पोरेट न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार हो रही है मजबूत। यूपीआई पेमेंट 50% तेज हुआ, ट्रांजैक्शन होगा 15 सेकंड में। 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई, खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। और अंडमान में मिला 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार। केयरेज इकोनॉमिक पाथवेज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हालात के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। देश की वास्तविक जीडीपी पिछले वित्त वर्ष के फोर्थ क्वार्टर में 7.4% बढ़ी है, जिससे पूरे साल की वृद्धि 6.5% हो गई है, जो उम्मीदों से ज्यादा है। वित्त वर्ष 26 में वृद्धि 6.2 रहने का अनुमान है। सेवा और निर्माण क्षेत्रों ने आर्थिक गति को बढ़ावा दिया, जिसमें निर्माण गतिविधि चौथी तिमाही में 10.8% बढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार दिखा, जबकि निजी खपत में कमी आई। इसके अलावा खुदरा मुद्रास्फीति में काफी कमी आई। अप्रैल 2025 में सीपीआई घटकर 3.2% हो गया, जो अगस्त 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। हालांकि खाद्य तेलों और फलों की कीमतें ऊंची बनी रहीं, जिससे समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में और गिरावट आई। वित्त वर्ष 26 में मुद्रास्फीति औसतन 4% रहने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 25 में 4.6% थी। केयरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में मामूली मुद्रास्फीति, स्थिर विकास और निवेश की गति जारी रहेगी। आज से यूपीआई पेमेंट 50% फास्ट हो गया है। अब पेमेंट मैक्सिमम 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। पहले की तरह 30 सेकंड इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बीते महीने यूपीआई से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए थे, जो लागू हो गए हैं। पहले जब हम फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से पेमेंट करते थे, तो ट्रांजैक्शन पूरा होने में कई बार 30 सेकंड तक लग जाते थे। लेकिन पिछले महीने एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट ऐप्स को कहा था कि वो अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करें, ताकि पेमेंट सिर्फ 15 सेकंड में हो जाए। ये नियम आज से लागू हो गए। चाहे हम किसी को पैसे भेज रहे हों, या दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हों, या फिर ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक कर रहे हों, सब कुछ पहले से तेज होगा। खास बात यह है कि ट्रांजैक्शन रिवर्सल यानी गलत पेमेंट वापस लेना और स्टेटस चेक का टाइम भी 30 सेकंड से घटकर 10 सेकंड हो गया है। तो अब पेमेंट गया कि नहीं का टेंशन कम होगा। तेज ट्रांजैक्शन और स्टेटस चेक के यूजर्स को पेमेंट की सही जानकारी जल्दी मिलेगी। इससे गलत ट्रांजैक्शन को तुरंत पकड़ने में मदद मिलेगी। 1 अगस्त 2025 से बैलेंस चेक करने की लिमिट 50 बार प्रति ऐप रोज होगी, और ऑटो पे ट्रांजैक्शन सिर्फ नॉन पीक आवर्स में होंगे। 30 जून 2025 से पेमेंट करने से पहले बेनिफिशियरी का सही बैंक नेम दिखेगा, ताकि फ्रॉड कम हो। मई 2025 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए 1867 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान कुल 25.14 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में एक महीने में 4% की बढ़ोतरी हुई है। आम जनता के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। देश में थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स घटकर 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। मई में थोक महंगाई दर 0.39% रही। 14 मार्च 2024 के बाद ये थोक महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है। खाने पीने का सामान सस्ता होने की वजह से थोक महंगाई दर में कमी आई है। मार्च 2024 में थोक महंगाई दर 0.26% रही थी। अप्रैल 2025 में भी थोक महंगाई दर 0.85% थी। अप्रैल में महंगाई 13 महीने के सबसे निचले स्तर पर थी। अब मई के आंकड़े आने के बाद ये 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। रोजमर्रा की जरूरत वाला सामान सस्ता हुआ है।
प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर -1.44 से घटकर -2.02% पर आ गई है। वहीं फूड इंडेक्स यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 2.55 से घटकर 1.72 पर आ गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -2.18 से घटकर -2.27 पर आ गई है। मई 2025 में आलू की थोक महंगाई दर -24.3 से घटकर -29.42% पर आ गई। प्याज की बात करें तो इसकी थोक महंगाई दर 0.2 से घटकर -14.41% पर आ गई है। सब्जी की बात करें तो सब्जियों की थोक महंगाई दर -18.26 से -21.62 पर आ गई है। इससे पहले 12 जून को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। मई में रिटेल महंगाई दर 2.82% रही। ये रिटेल महंगाई दर 6 साल के अपने निचले स्तर पर है। इससे पहले रिटेल महंगाई दर 2019 में सबसे कम 2.86% थी। खाने पीने की कीमतों में लगातार कमी आने की वजह से रिटेल महंगाई दर कम हुई है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से भारत में बासमती चावल की कीमतें कम हो सकती हैं। आने वाले हफ्तों में इजराइल से जंग के चलते ईरान भारत से बासमती राइस का इंपोर्ट कम कर सकता है। देश में बासमती चावल की कीमतों में पिछले 2 महीनों में ज्यादा एक्सपोर्ट के कारण 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिली थी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी APEDA के मुताबिक सऊदी अरब और इराक के बाद ईरान भारतीय बासमती चावल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। 2024-25 के दौरान भारत ने 6,374 करोड़ की वैल्यू का बासमती चावल ईरान को एक्सपोर्ट किया था, जो उस अवधि के लिए भारत के टोटल बासमती एक्सपोर्ट का 12.6% था। भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का भंडार मिल सकता है। ये बात केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही है। हरदीप सिंह ने कहा कि यह अनुमान सही निकला तो इससे भारत की GDP करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। पुरी ने बताया कि अंडमान सागर में कच्चे तेल और गैस का ये बड़ा भंडार दिखा है और सरकार ने इसे निकालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि इसके मिलने के बाद हमारी एनर्जी की जरूरतें एक झटके में पूरी हो जाएंगी। ये पेट्रोलियम भंडार हाल ही गुयाना में मिले 11.6 बिलियन बैरल कच्चे तेल के रिजर्व जितना हो सकता है। अगर खोज और शोध में यह अनुमान सही निकला तो भारत की GDP एक झटके में $3.7 ट्रिलियन से बढ़कर $20 ट्रिलियन तक हो सकती है। गौरतलब है कि देश का 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंटरनेशनल सप्लायर्स से प्राप्त होता है। ग्लोबल लेवल पर भारत अमेरिका और चीन के बाद कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे उस सेक्टर की जो भारत की परंपरा से भी जुड़ा है और निवेश की समझ से। जी हाँ, आज का विषय है भारत में सोने का कारोबार। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है? शादी हो या त्योहार, भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, एक भावना है। लेकिन अब ये भावना बन गई है $1 बिलियन यानी करीब 84 अरब रुपए की इंडस्ट्री। तो आइए जानते हैं सोने के सुनहरे कारोबार की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं भारत में गोल्ड मार्केट के साइज और डिमांड की। भारत में हर साल करीब 800 से 900 टन सोने की खपत होती है। इसका करीब 70% हिस्सा ज्वेलरी में, 20% सिक्कों और बार्स में और बाकी निवेश के रूप में खरीदा जाता है। 2023 में भारत का सोने का बाजार लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा 6.5 लाख करोड़ को पार कर सकता है। इसका बड़ा कारण है लोगों का सोने को सुरक्षित निवेश मानना। महंगाई हो, बाजार में उतार चढ़ाव हो, सोना एक भरोसेमंद संपत्ति बना रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत में सोने की मांग 800 टन से ज्यादा है। वहीं 1992 में ये 340 टन। देश के बदलते आर्थिक हालात, लोगों की बढ़ती आय
और सांस्कृतिक मान्यताओं ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता बना दिया। भारत में सोना सिर्फ आभूषण के लिए नहीं बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। शहरों से लेकर गांव तक लोग सोने को अपनी दौलत बढ़ाने का एक भरोसेमंद तरीका मानते हैं। यही वजह है कि भारत में सोने के सिक्कों और बिस्किट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। 2024 में इस तरह के निवेश में भारत ने लगभग 239 टन सोना खरीदा, जो दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 2024 में सोने के सिक्कों और बिस्किट्स की मांग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये 2023 के मुकाबले 60% ज्यादा है, जो दिखाता है कि भारत में सोने में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। पिछले कुछ वर्षों में भारत में गोल्ड ETF और इससे जुड़े अन्य फंड्स की ओर लोगों का झुकाव तेजी से बढ़ा है। गोल्ड ETF होल्डिंग्स का मतलब भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड और ट्रेड होने वाले विभिन्न गोल्ड ETF द्वारा रखे गए कुल सोने के भंडार से है। पिछले 5 वर्षों में गोल्ड ETF होल्डिंग्स 21 टन से बढ़कर 63 टन से ज्यादा हो गई है। ये दिखाता है कि भारत में लोग पारंपरिक तरीकों जैसे आभूषण या फिजिकल गोल्ड खरीदने के अलावा अब निवेश के लिए गोल्ड ETF जैसे डिजिटल माध्यमों को भी तेजी से अपना रहे हैं। अब जानते हैं कौन है गोल्ड बिजनेस के बड़े खिलाड़ी। भारत में सोने का कारोबार 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ है असंगठित क्षेत्र यानी पारंपरिक सुनार और स्थानीय दुकानदार, दूसरी ओर है संगठित कॉरपोरेट प्लेयर्स जो गोल्ड को एक ब्रांड की तरह बेचते। इनमें सबसे बड़े नाम हैं तनिष्क, भरोसे और ब्रांड वैल्यू का पर्याय, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, देश और विदेश में रूट नेटवर्क, कल्याण ज्वेलर्स, साउथ से लेकर नॉर्थ तक विस्तार, PC ज्वेलर्स, टेनको गोल्ड, रिलायंस ज्वेल्स और कैरेटली। ये कंपनियां अब न सिर्फ गहने बेचती हैं बल्कि फाइनेंसिंग, बाईबैक और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शंस भी देती। भारत में सोने के कारोबार की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं। उपभोक्ताओं की आय में बढ़ोतरी, जिससे लोग अब ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स का विस्तार, जिससे शोरूम, मॉल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच आसान हो गई है। और हॉलमार्किंग अनिवार्यता, जिससे ग्राहकों में भरोसा बढ़ा है। डिजिटलीकरण की वजह से अब सोना खरीदना, बेचना और स्टोर करना पहले से कहीं आसान हो गया है। पिछले 5 वर्षों में इस इंडस्ट्री में सालाना 10 से 12% की दर से ग्रोथ देखी गई। भविष्य में सोने का कारोबार और अधिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और इनोवेटिव होने वाला है। आइए जानते हैं आने वाले ट्रेंड्स। डिजिटल गोल्ड का चलन बढ़ रहा है। अब आप 100 रुपए से भी कम में मोबाइल ऐप पर सोना खरीद। प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम, फोन पे, ग्रो, सेफ गोल्ड और MMTC PAMP इस सेगमेंट में तेजी से बढ़ रहे। AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर अब कंपनियां कस्टमर की पसंद के हिसाब से डिजाइन तैयार करें। ऑनलाइन ट्रायल, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी और वर्चुअल स्टोर आम बात है। साथ ही सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकिल्ड गोल्ड से अब कई कंपनियां ग्रीन गोल्ड की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें पुराने गहनों को रिसाइकिल कर नया बनाया जाता है। भारत अब गोल्ड ज्वेलरी का बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है, खासकर मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप को। इस चमकती इंडस्ट्री के सामने कुछ मुश्किलें भी हैं, जैसे कि गोल्ड इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी। भारत का ज्यादातर सोना विदेश से आता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। नकली और बिना हॉलमार्क वाले गहनों का चलन, डिजिटल गोल्ड को लेकर रेगुलेशन की कमी, अभी सेबी या RBI का स्पष्ट नियम नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत में सोने का कारोबार सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बन चुका है, जहां इनोवेशन है, ब्रांड है, टेक्नोलॉजी है और निवेश का मौका भी। अगर आप इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस के तौर पर या इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो ये एक तेजी से बढ़ता हुआ और भरोसेमंद बाजार है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रोडक्ट एक्सचेंज से सिक्कों तक, फिर व्यवस्था के तहत कारोबार, एक लंबा सफर तय किया है भारत ने। तो आज जानेंगे इस सफर के बारे में, आगाज से मौजूदा अंजाम तक, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। आप सुन रहे थे कॉर्पोरेट दुनिया, जहां हम लाते हैं कारोबार की गहराई से जुड़ी रिपोर्ट्स आसान भाषा में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प सेक्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए कॉर्पोरेट दुनिया। लेट्स माइक के नए दर्शकों से गुजारिश है कि हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हमारे कार्यक्रम आप तक निर्बाध पहुंचते रहे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।